तो आते हैं मौलिक अधिकार पर। आज देखते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिए गए? यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, जो अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार किस में रख दिया गया? अब क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार अब हो गया है एक कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार, ऐसा बोलते हैं। और कहाँ रख दिया गया है? 300 के काम में रख दिया गया है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। रेंज बताइए, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 तक ये रेंज है। आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन कौन से 6 प्रकार के वो देखते हैं हम। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है बताइए? समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है बताइए? अच्छा, इसकी रेंज क्या है? समता या समानता का अधिकार जो है इसकी रेंज क्या है? 14 से 18 है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल। इसके बाद दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की रेंज क्या है? 19 से 22 है। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा अधिकार, मौलिक अधिकार बताइए कौन सा है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की रेंज क्या है? 23 से 24। ठीक, ये आर्टिकल 23 से 24 है। चौथा मौलिक अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद पांचवा मौलिक अधिकार क्या है? ठीक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अधिकार। इसकी रेंज क्या है? 29 से 30। ठीक, इसके बाद अंतिम मौलिक अधिकार 6वें नंबर का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ओनली। ठीक, और इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है। तो हमारे पास जो भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 6 प्रकार से ये हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल है 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, इसी को कहा था। आर्टिकल की बात करेगा तो 32, यदि मौलिक अधिकार की बात करेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भाग की बात करेगा तो भाग 3। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है? ये पूरा का पूरा भाग 3 में है। क्लियर है? भाग 3 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और ये जो मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए अमेरिका से लिए गए। क्लियर है? अब इसको डीपली पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा गहराई से जानते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब एक एक पढ़ेंगे।
अच्छा, इसमें से हमने आर्टिकल को छोड़े हैं, कौन कौन से? 14 से स्टार्ट कर दिया, जबकि रेंज क्या है 12 से 35, तो हमने 12 और 13 छोड़ दिए, 12 13 समझते हैं। इसके बाद 32 के बाद अभी 33 34 35 रह गया, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसे मिटाते हैं और इसके बाद हम एक एक देखते हैं, एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल चलेंगे। रेंज तो आपको पता चल गई, रेंज इसकी पता चल गई कौन क्या है किसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सीधे आर्टिकल, एक एक आर्टिकल देखते हैं। अब जब एक एक आर्टिकल देखेंगे ना, एक एक मौलिक अधिकार, तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 12 पे। बताइए आर्टिकल 12 में है क्या? राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा है। क्या है राज्य की परिभाषा? बताइए, क्या आप जानते हैं राज्य की परिभाषा? क्या है राज्य की परिभाषा? राज्य किसे कहते हैं? हमारे संविधान में दिया है, राज्य क्या है पता है? चलिए बहुत सही, हमने कहा राज्य किसे कहेंगे? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, और निश्चित भूभाग पर एक निश्चित भूभाग लिख लीजिए, निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, और इसके साथ में उस पर जनसंख्या होनी चाहिए। यही बात है ना, एक जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के साथ में एक क्या होना चाहिए? इस पर सरकार भी होनी चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक सरकार का होना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता, यानी हम स्वयं के प्रभु होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, मालिकाना होना चाहिए, किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए। हमारी सरकार स्वतंत्र होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है संप्रभुता। इस प्रकार से जब ये चीजें होती हैं, इसको कहते हैं राज्य। और इस पर ये सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे कुछ पदाधिकारी वगैरह, ये सब हो जाएंगे। क्लियर है? ये है राज्य। और इस जो हमारे संविधान में राज्य की बात की गई है ना, राज्य का मतलब यूपी एमपी ना ले लीजिए, राज्य का मतलब है संपूर्ण देश, यानी भारत की बात है। जहां भी संविधान में राज्य की बात करेगा वो समझ लीजिए कि वो देश है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने कहा तो 12 आर्टिकल हो गया राज्य की परिभाषा, और राज्य हमने बता दिया कि राज्य क्या है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 पे आ जाती है। 13 में क्या है? 13 में है अल्पीकरण। ठीक है, क्या है अल्पीकरण? किसका अल्पीकरण? बताइए। ये है मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। यदि संसद या सरकार, संसद के थ्रू यदि हमारे मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है, अल्पीकरण यानी कम करती है हमारे मौलिक अधिकारों को, तो वो स्वतः ही ऐसे कानून क्या होंगे? स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। वो कानून मान्य नहीं है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या कोई भी सरकार आती है तानाशाही सरकार, यदि संसद में ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कमजोर होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, तो वो स्वतः ही नष्ट माने जाएंगे ऐसे कानून। ठीक है, ये बात कह दी गई है 13 आर्टिकल में। इसी वजह से भारत में कोई भी सरकार बनती है तो हमारे मौलिक अधिकार वैसे के वैसे बने रहते हैं, समाप्त नहीं होते। ये समझ लीजिए। और मौलिक अधिकार हमारे भारतीय जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए अति आवश्यक है। मौलिक अधिकार की एक खासियत है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते? सुप्रीम कोर्ट जा सकते, अन्यथा किसी भी केस में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले अपने नज़दीकी न्यायालय में जाएंगे, जिला न्यायालय में जाएंगे। जब यहाँ से ऊपर केस होगा ये बोल देंगे तो तब हाई कोर्ट में जाएंगे। जब हाई कोर्ट के लेवल से ऊपर की बात होगी तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों का यदि हमारे हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते। क्लियर है? अब
अब आप ये समझिए, आज जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार है कौन कौन से। भाई मौलिक अधिकार नहीं हमें पता होंगे तो कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, तो आज अब पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। ये 2 आर्टिकल थे, ये महत्वपूर्ण है, ये आते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा ये पूछा गया आर्टिकल 12। ठीक है, ये पूछा गया है राज्य की परिभाषा। ठीक, अब आते हैं हम सीधे पहला मौलिक अधिकार पर। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार ये पहला मौलिक अधिकार है। और कहाँ है रेंज, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक पढ़ेंगे। तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है बताइए? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, यही है समता या समानता पहला। दूसरा, विधि के समान, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, समता या समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है। और समता समानता जानते हैं, किसी चीज की बराबरी, सबको एक साथ एक बराबर में लाना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। अब बताइए विधि के समक्ष समता क्या है? यानी विधि के सामने आप क्या हैं? सब समान हैं। और ये व्यवस्था कहां से ली गई? ये व्यवस्था ली गई ब्रिटेन से। हमारे संविधान में ये जो जोड़ी गई है ना आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, ये बात ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, विधि के समान संरक्षण, ये बात ली गई है यूएसए यानी अमेरिका से। ठीक है, अब दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ब्रिटेन में चलता विधि के समक्ष समता, अमेरिका में चलता विधि के समान संरक्षण। भारत ने दोनों को ले लिया, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ये क्या है? हमने कहा अगर एक कानून है तो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक, ये हो गई ब्रिटेन की बात। हमने कहा विधि के समान संरक्षण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक कानून होगा तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है। तो अगर एक पद पे हैं तो आपके लिए समान कानून रहेगा, अगर एक पद पे नहीं है तो कानून अलग रहेगा। जैसे आम नागरिकों के लिए अलग कानून और अधिकारियों के लिए अलग कानून। कभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब डीएम चलते हैं तो यहाँ जाम लगता है क्या? मंत्री चलते हैं तो जाम लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन आम पब्लिक जब चलती है तो जाम लग जाता है। ठीक है, यही है, उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है। हाँ, जितने डीएम या मंत्री जितने होंगे, मंत्री को लिए अलग कानून, डीएम के लिए अलग कानून, 4th लेवल पे जो होंगे उनके लिए अलग कानून। ये कानून इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, हम कहें कि भाई जब भारत के नागरिक है, समानता है, सबका बराबर बराबर है, तो जब वो चलते हैं तो जाम हटता है तो हम चलते हैं, क्यों नहीं जाम हटाया जाता? हम भी तो नागरिक हैं भारत के। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है 14 आर्टिकल के तहत विधि के समान संरक्षण की बात की गई है, ये अमेरिका से ली गई है। क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 में क्या है बताइए? क्या चीज? हाँ, इसमें कहा गया धर्म, जाति, मूल वंश, और बताइए हाँ जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म क्या है
कि हम मुस्लिम धर्म के, हम हिंदू धर्म के, अगर कोई भेदभाव हमारे ऊपर करता है, ऐसे में हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है और हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही जाति है कि हम इस जाति के, वो इस जाति के, वो इस जाति के, अगर भेदभाव होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यह आर्टिकल 15 में स्पष्ट कहा गया। मूल वंश, जो वंश होते हैं ना, वंश के आधार पर, ये इस वंश का, ये इस वंश का, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव होता है, जन्म स्थान कैसे कि भाई अरे वो तो यूपी में जन्मा है, वो एमपी में जन्मा है और यहाँ आया, ऐसे भी तो भेदभाव होता है। तो ऐसे भेदभाव होता है तो इसमें भी कार्रवाई होगी, ये मौलिक अधिकार का हनन होता है। लिंग यानी ये महिला, ये पुरुष में अगर भेदभाव होता है, महिला और पुरुष में भेदभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और जिनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है बात? जहां ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की, हाँ, अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, ये क्या है? लोक नियोजन समझते हैं? लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के संबंध में अवसर की समानता, जो टैलेंट के दम पे, जिसके पास टैलेंट होगा उसको अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता चला कि बैंक में बैंक मैनेजर जो हैं, हेड जो हैं, हेड हैं, तो वो तो सब अपने अपने से नीचे वाले लेवल को, अपने फूफा के लड़के को, कहीं किसी के लड़के को ऐसे रख लेगा, ठीक है, पूरे के पूरे भर जाएगी बैंक। तो ऐसा नहीं है, जिनका टैलेंट होगा वही आएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, एग्जाम में जो क्रॉस करेगा, क्वालिफाई करेगा, वही आएगा। तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता दी गई है, जिसके पास टैलेंट होगा वो आगे निखर के आएगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है भेदभाव तो भी जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक चीज कह दी गई है इसमें अपवाद के रूप में, वो बात है आरक्षण। हमने कहा इसमें एक आरक्षण की बात की गई है। एक तो 16 में, 16 के 4 में, 16 के 4 में किसकी बात की गई है? ओबीसी के आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और 16 के 4 का में, 4 का में किसके लिए? एससी एसटी के, एससी एसटी का आरक्षण के लिए। क्लियर है? ये चीज है, ये अपवाद रूप में, ये भी तो एक समानता है। जो अन्य पिछड़े वर्ग है और एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो अति गरीब लोग हैं, उनको क्या लाया जाए? बराबरी पे लाया जाए। और बराबरी पे लाने के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्लियर है बात? और ऐसा भी संविधान में जब ये स्थिति आ जाए कि बराबरी की स्थिति आ जाए तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ और 2030 तक ये प्रावधान हो गया। कौन सा संशोधन हुआ? 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और कह दिया गया 2030 तक आरक्षण लागू रहेगा, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष में ये संशोधन होता है, आरक्षण वाली बात है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है ये, ठीक है। तो 16 आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 17 आर्टिकल पे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 17 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 17। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किया गया, ठीक है। अस्पृश्यता होता क्या है? हाँ बिल्कुल है, जो भेदभाव किया जाता है ना, छुआछूत, ठीक है।
काफ़ी भेदभाव होता है, अभी तो ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी स्थिति यहाँ भी नहीं है। वैसे गांव स्तर पे देखा जाए तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, पता चला कि एक नल चला रहे हैं तो दूसरे उस नल पे नहीं आ सकते हैं, यही तो छुआछूत है। ठीक है, खाना खा रहे हैं तो मतलब अंदर नहीं आएंगे, दूर रहेंगे, बराबरी से नहीं खा सकते। ठीक है, पुरुषों में तो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन महिलाओं में अभी भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानते हैं ये तो छुआछूत का। और एक और है, कुओं वगैरह में जाते थे। ठीक है, पहले की बात बता रहे हैं, कुओं से पानी निकालते थे, वहाँ पर ज़्यादातर ये देखा जाता था। और होटलों वगैरह में, ठीक है, तो ये प्रावधान अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत को दूर किया गया। अगर ऐसा होता किसी के साथ में तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता? सुप्रीम कोर्ट जा सकता। उसको इलाव हुए जाने को तो यहाँ भी जा सकता, लेकिन वो चाहे कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार का हनन का मतलब बहुत बड़ा अपराध है, ये भी बात समझ लीजिए। सुनवाई बहुत जल्दी होगी। ये हो जाता है कि इसके लिए हम क्यों जाएं, बुराई मोल लें। ठीक है, पास पड़ोस के, ठीक है, वहाँ कर रहे हैं छुआछूत, मान रहे हैं तो मानने दीजिए, वो अपने घर के, हम अपने घर के। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ऐसा होता है, जाते नहीं हैं लोग। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार है। जब सबके अंदर ये समझ आ जाएगी ना, ये ज्ञान आ जाएगा तो अपने आप मिट जाना है। ये सबके पास आ जाएगी, ये चीज़ें आ जाएगी कि हमारे पास मौलिक अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अगर एक बार एक किसी के साथ कार्रवाई हो जाएगी ना, सीधे जेल होगी और कुछ 6 महीने की नहीं, मौलिक अधिकार है, ठीक ठाक जेल होगी, दोबारा कभी नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, जुर्माना भी उसमें ये होता कि जुर्माना लग सकता है या सजा हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ऐसा होता है। जेल में होगा तो कहाँ से रुपए देगा? बिल्कुल है, जुर्माना भी लगेगा, वो रुपए भी देना पड़ेगा साथ में, वो भी। हाँ घर वगैरह बेचना पड़ेगा ना। ठीक है, जरूरी नहीं 500 लगेंगे, चलिए 500 लगेंगे, लेकिन जेल एक बहुत बड़ी बात होती है। अब 6 महीने के लिए अगर हम जाते हैं ना, 6 महीने में तो बदनामी पूरी हो जाएगी ना, एक दिन में तो हो जाती है, 6 महीने तो बहुत है। चलिए ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा कठोरता के साथ में लागू किया गया था अस्पृश्यता को, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा गया मान नहीं रहे थे, तो इसे कठोरता पनिशमेंट के साथ में, इसमें सजा और रुपए दोनों का प्रावधान है अस्पृश्यता में। चलिए आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत क्या है बताइए, क्या है उपाधियों का अंत? शिक्षा और रक्षा। ठीक, हाँ, उपाधियां होती थी, जरा सी बात में सीधे उपाधि दे देते थे। एक थे हमारे राजा राम मोहन राय, ठीक है, हिस्ट्री में है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी गई। किसने दी? अकबर द्वितीय ने दे दी राजा की उपाधि। क्यों दे दी? हमने बताया कि उसे पेंशन लगा कि और बढ़ जाए। ठीक है, अकबर द्वितीय को लगा कि पेंशन थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को बुलाया और कहा आप राजा हैं, एक काम करिए, इंग्लैंड चले जाइए और ब्रिटेन चले जाइए और सिफारिश कर दीजिए कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए। आप तो राजा हैं, तो राजा की उपाधि दे दी। वो भी खुश राजा राम मोहन राय कि भाई हमें राजा की उपाधि मिल गई। वो कह रहे ठीक है, जा रहे हैं। ये गए भाई, ठीक है, 32 की बात है, ठीक है, 1832 की बात। जब ये गए तो वहाँ मतलब 33 में, तो ये जब गए वहाँ पर, तो वहीं ब्रिस्टल नामक एक स्थान है, जगह है, तो ब्रिस्टल, लंदन नहीं है, कभी कभी पूछ देता, तो ब्रिस्टल में ही इनकी मौत हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। ये वापस नहीं आ पाए वहाँ से सिफारिश करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। राजा राम मोहन राय फेमस हैं, ध्यान दीजिए, उनसे क्वेश्चन आता ही है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कब? 1815 में। आत्मीय सभा जो सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। ठीक है, इसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इन्हीं की सिफारिशों के बावजूद 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था।
1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था, लेकिन सिफारिश तो इनकी थी, राजा राम मोहन राय की, ठीक है। और इन्हें अग्रदूत माना जाता है, किसका? पुनर्जागरण काल का। ये चीज़ें हैं। और इनके अखबार जो क्वेश्चन आता है, संवाद कौमुदी से क्वेश्चन आता है, एक मिरातुल अखबार इन्हीं का है। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार इन्हीं के हैं। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय फेमस है। तो उपाधियों का अंत, उपाधि हम दे सकते हैं मात्र किस पे? शिक्षा पर। आप देखते होंगे कि डॉक्टरेट की उपाधि, जो पढ़ने जाते हैं, पीएचडी करते हैं, तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है और अपने नाम के आगे सीधे लिखे रहते हैं, ये होता है कि नहीं? तो ये डॉक्टरेट की उपाधि होती है, डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टरेट की उपाधि। तो शिक्षा के मामले में उपाधि दे सकते हैं, और सैनिक मामले में, रक्षा मामले में कहीं किसी को अशोक चक्र देते हैं, ये देते हैं कि नहीं? तो ये उपाधियां दे देते हैं, परमवीर, इस प्रकार से ये उपाधियां दे सकते हैं, ठीक है। बाकी और किसी में उपाधियां नहीं दे सकते, उपाधियों का अंत हो गया है, ठीक है, कर दिया गया, कोई भी किसी को उपाधि नहीं देगा। हाँ, एक और चीज, अगर हम जाते हैं विदेशों में जाते तो विदेशों में उपाधियां नहीं मिलती क्या? तो विदेशी उपाधि भी मिल सकती है, लेकिन याद रहे हम किसी से उपाधि ले भी नहीं सकते। इसका प्रावधान है 18 आर्टिकल के तहत ही कि अगर आपको कोई उपाधि दे रहा है तो पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति लें कि क्या हम ये उपाधि ले लें। अगर राष्ट्रपति आज्ञा देते हैं तो आप उपाधि ले लीजिए, अन्यथा किसी भी देश द्वारा अगर आपको विदेशों से उपाधि मिल रही है नहीं ले सकते। क्लियर है बात? ये इस प्रकार से उपाधियों का अंत। और इस प्रकार हमने पहला मौलिक अधिकार भी पढ़ लिया है, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। अच्छा, बात आती है एक कि हमने देखा था विधि के समक्ष समता, आप लोग लिखे होंगे, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ऐसा लिखे हैं कि नहीं? हम पूरा नहीं लिख रहे। समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये अमेरिका से लिया गया है, सही है ना? यही लिखे हैं कि नहीं? तो देख लीजिए, कभी कभी भूल जाते संरक्षण ब्रिटेन से कि अमेरिका से, ये नहीं याद रहता, तो दिमाग में बैठा लीजिए, समता में 3 अक्षर तो 3 अक्षर ये, संरक्षण में 4 अक्षर तो 4 अक्षर ये। अब तो याद रहेगा, विधि के समक्ष समता, अब विधि के समान संरक्षण। तो संरक्षण में 4 अक्षर होते, अमेरिका में 4 अक्षर, ऐसे में गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मौलिक अधिकार नंबर कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, कहाँ से कहाँ तक रेंज है? 19 से 22 है। अच्छा, ये भी अपने आप में महत्व रखता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहले तो हम 19 आर्टिकल देखेंगे। 19 आर्टिकल में मूल संविधान में हमारी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जो वर्तमान में कितनी रह गई? 6 रह गई। तो 19 का फर्स्ट कौन सा है बताइए? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा 19 का सेकेंड बताइए? हाँ, शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्वक ढंग से सभा करने की, यानी इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिना हथियार के अगर आप सभा करना चाहते हैं, ठीक है, एक सभा बुलानी है, तो बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक ढंग से आप सभा कर सकते हैं। आपको ये स्वतंत्रता है, हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दी है। क्लियर है? तीसरा 19 का तीसरे में क्या है? अगर आप सभा करेंगे तो लोग बढ़ेंगे कि नहीं? क्रम से याद करिए।
अगर सभा करेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, जब लोग इकट्ठा होंगे तो आप चाहें तो उसमें से एक क्या बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। समिति, संगठन या उप समिति बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? तो आप एक समिति या संगठन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। हमारे भारत में हमारे संविधान ने ये हमें स्वतंत्रता दी है। क्लियर है बात? अच्छा, 19 के चौथे में क्या है? ठीक है, भारत के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, यानी घूमने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। बहुत सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। संविधान उठा के देखेंगे ना, इसकी लैंग्वेज बहुत कठिन है, आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बिल्कुल लैंग्वेज इतनी सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि एक बार अगर समझ में आ गया ये, फिर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, घूमने फिरने की यानी भ्रमण कर सकते भारत के किसी भी कोने में। अभी तक भी था भाई, वहाँ नहीं घूमेंगे जहाँ सरकार ने मना किया। अवैध मतलब जैसे मान के चलिए कि डेंजरस पॉइंट होता है ना कुछ जंगलों वगैरह में, जहाँ जंगली जानवर रहते खूंखार, तो वहाँ नहीं जा सकते, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बाकी भारत के किसी भी राज्य में, स्टेट में या केंद्र शासित प्रदेश में आप घूम फिर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। ये चीज़ कही गई चौथे में। पांचवें में क्या कही गई? करे घूम फिर नहीं, आप अगर चाहें ना भारत के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, तो बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, बसने की स्वतंत्रता। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं ना, रहने की स्वतंत्रता। अब रहने या बसने के, ये बसना हमने क्यों लिखा? बसने की स्वतंत्रता, आप पूर्णतया वहीं रह सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर अपना मकान बना सकते हैं और फिर रह सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में। अभी तक था जम्मू कश्मीर, 35A आर्टिकल और आपका 370 आर्टिकल के तहत आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम फिर सकते थे, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अपना मकान नहीं बना सकते थे वहाँ पर। ये था। अब वो धारा हट गई, अब आप वहाँ भी, तो यानी पूरे भारत में अब लागू हो गया, आप कहीं भी 19 के चौथे के तहत घूम फिर सकते हैं और 5वें के तहत आप वहाँ पर रह भी सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते, मकान बना सकते, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत। 19 का छठवां ये निरसित हो गया है, ये निरसित हो गया है, संपत्ति से संबंधित था, इसे हटा दिया गया 19 के 6। और 19 का 7, 19 के 7 में क्या है? हाँ, आजीविका चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए पर आ जाए तो 19 का जो 7वें नंबर है, आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब आजीविका जानते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि सरकार ने वो व्यापार पर प्रतिबंध न लगाया हो। पता चला कि हम शराब वगैरह बेचने लगे, ठीक है, तो शराब एक चीज़ हो जाती है नंबर 2 का कारोबार, और वो अपना आजीविका नहीं चला रहे होते, वो क्या कर रहे होते, अपनी बिल्डिंग बनाने की सोच रहे होते हैं। ये चीज़ है, तो सिर्फ अपने मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसा कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है हमें। 19 के तहत इस प्रकार से हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची, 7 थी, 6वें नंबर की निरसित हो गई है। ठीक है, संपत्ति से संबंधित। तो ये 19 आर्टिकल आपका खत्म होता है और इसके साथ में अब 20 आर्टिकल पे आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में अब 20 आर्टिकल, इसे मिटा दें।
20 आर्टिकल। आर्टिकल 20 में क्या है बताइए? दोष सिद्धि से संबंधित क्या है? दोष सिद्धि से संबंधित बताइए, इसके बारे में क्या जानते हैं? दोष सिद्धि से संबंधित ये आर्टिकल है, आर्टिकल 20 क्या है? उसका दोष सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं दोषी नहीं है। बिल्कुल है। जो व्यक्ति दोषी हो गया हो तो एक प्रावधान ये होता है, अब बताते हैं कि जैसे हमने एक दोष किया, अपराध किया, उसके लिए मात्र एक बार सजा मिलेगी। जो उस समय कानून होगा उसी कानून के तहत ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी अपराध हुआ और उस समय जो कानून होगा उसी के तहत मिलेगी। पता चला अपराध किया, इसके बाद कानून बना एक नया, पहले तो 6 महीने की सजा थी, अब 10 साल की हो गई, तो अब 10 साल की हो जाएगी? नहीं, उस समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी। क्लियर है एक चीज? और किसी भी अपराध के लिए अगर एक बार सजा मिल जाएगी तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। अगर हम अपराध का भुगतान करके आ चुके हैं, मान के चलिए 6 महीने की सजा हुई, हम 6 महीने की जेल काट कर आ गए, ठीक है, हम तो बरी हो गए। जैसे ये नहीं कहते हमारे पाप मिट गए, गंगा में नहाया, ये पूरे पाप मिट जाते हैं। तो अगर जेल काट के आ गए तो हमारे पूरे के पूरे अपराध मिट गए। अब दोबारा से उसी सजा के लिए सजा नहीं होगी, उसी अपराध के लिए सजा नहीं होगी। 2 चीजें हो गई। तीसरी, हाँ बिल्कुल, हम एक वकील रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ये हो जाती है कि हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर कोई मजबूर करता है ना कि गवाही दीजिए, तो गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। खुद के खिलाफ हमने अपराध किया, हम जानते हैं ना किया है कि नहीं, लेकिन अगर टॉर्चर करती है पुलिस हो या कोई भी, तो खुद के खिलाफ कि आप कबूल करिए कि आपने ऐसा किया है, तो नहीं करेंगे। हाँ, दोबारा काम करेंगे तो दोबारा सजा होगी। लेकिन एक बार अगर हमने अपराध किया और उसकी सजा हम पा चुके, अगर पा चुके तो उस सजा के लिए हम मुक्त हो गए, ठीक है। अब सजा नहीं मिलेगी उस अपराध के लिए। यदि दोबारा कार्य करते हैं, लिप्त पाए जाएंगे, तो दोबारा फिर सजा होगी। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो दोष सिद्धि के संबंधित ये चीजें हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इससे क्या समझते हैं आप? ठीक है, मतलब हमें ये नागरिकता, जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें ये मौलिक अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत कि कोई भी कैसी भी सरकार हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे प्राण नहीं ले सकती। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हमारे प्राण नहीं। पता चले कि ऐसी कोई बात आ जाए, हमारी कोई सांस रोके, तो सांस नहीं कोई रोक सकता, ऐसा कोई कानून। उम्र कैद नहीं होती है? बताते हैं, कोई भी ऐसा कानून, बताते हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है, ठीक है। ये देखिए मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के तहत अभी देखते हैं, ये नॉर्मल इंसान के लिए हैं। अभी देखते जाइए, एक नॉर्मल इंसान के लिए अभी हम आईपीसी की धारा नहीं चल रहे, अभी इसके विरुद्ध में होंगे आईपीसी की धारा की नहीं होंगी, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है। चलिए, हाँ आप क्या कह रहे थे पहले वही देख लें। जैसे कि फांसी की सजा, चलिए फांसी की सजा होती है, तो फांसी की सजा क्यों देंगे ये बताइए। जब हमने 302 का केस किया होगा, सही है ना, और एक नहीं यानी गंभीर मामला होगा, हाँ बिल्कुल गंभीर मामला होगा, तो ये फांसी की सजा किन्हें दी जाती है? लगभग आतंकवादियों को।
तो उनके लिए जो धाराएं चलती हैं वो आईपीसी की धारा चलती हैं, ठीक है, वो पुलिस कार्रवाई होती है। और ये हमारे जो भारत के नागरिक होते हैं उनके लिए ये मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, एक नॉर्मल लोगों के लिए, हाँ ये नागरिकता के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ये दिए गए हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं और आराम से कोई आया हमारी सांस रोके हुए, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर हम अपराध करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, अपराध करेंगे तो बिल्कुल है। अब वो अपराध आप जानते हैं, जैसे आतंकवादी, सीधी सी बात है, उग्रवादी, जो पता चला कि आतंकवादी का कोई धर्म होता है क्या? पता चला कि उसने 50 केस कर दिए, 50 को निपटा दिया, बम रख दिया, उसमें 500 चले गए, तो ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए ना। क्या चीज? धर्म, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। नहीं, वो बात एक अलग है, उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर उन्होंने लगा दिया बम कहीं भी तो बताइए क्या उनके धर्म के लोग नहीं वहां हो सकते क्या? उन्हें वो भी तो देखना चाहिए। तो ये चीज़ है, उनका कोई धर्म नहीं माना जाता, बस बात इतनी होती है, वो कहते हैं हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं। जिहाद, ठीक है, जिहाद का बोलते जिहाद है, लेकिन है नहीं, वो सोच नहीं है, ठीक है। नहीं, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों का उद्देश्य होता है समाज का उत्थान करना, सभी धर्मों का उद्देश्य होता है समाज का उत्थान होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि इनकी मानसिकता कैसी हो जाती है। और हर धर्म में बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। चलिए कभी देखेंगे। सर ये जो रूल होते हैं, हाँ, वो मॉमनेस के लिए तो होते नहीं, हम ही लोगों के लिए होते हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है रूल्स रेगुलेशन। अगर आप यहाँ पर रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, तो इंडिया के मुताबिक रूल चलेंगे। और इंडिया में जितने भी धर्म हैं, हमने कहा भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है। भारत हमारा कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। हमारे सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भी धर्म विशेष पर जोर नहीं देगी सरकार। वो एक अलग बात है कि इस सरकार में ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म ये कर्तव्य है, हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो लोग हैं, अपना लोग जो धर्म अपनाना चाहे अपनाएं, फ्री हैं, लेकिन सरकार लागू नहीं करेगी किसी पर। इस वजह से ऐसा होता है और धर्म के बीच लड़ाई होती है। तो राजनीति भी पूरी इसी पे होती है। हम बता दें, पूरी राजनीति भी धर्म के आधार पर छिपी हुई है। अब फिर क्यों ना करेंगे? हमें तो सरकार बनानी है ना। जब सबसे ज़्यादा हिंदू है तो हिंदूवादी क्यों ना विचारधारा रखें, क्योंकि हमें सरकार चलानी है। ये राजनीतिज्ञ जो होते हैं ना, वो इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, फांसी की सज़ा ये अब कैंसिल करते हैं, ये चीज़ें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। क्या हुआ, एक बार की घटना बताएं इसमें कि एक बाबा रामदेव को जानते हैं? बाबा रामदेव को जानते हैं ना। तो वो सो रहे थे आराम से। जब सो रहे थे तो 12 बजे, रात के 12 बजे होंगे, पुलिस आ गई उनके घर में, अंदर घुस गई। जब बाबा रामदेव को पता चला तो वो उधर से भागे, उसको पकड़ने, गिरफ्तार करने गए थी पुलिस। भागे वो। तो जब भागे तो उन्होंने फिर क्या कि जैसे भागे तो वहाँ सभा हो रही थी, औरतें थी, तो हाँ किसी जगह फिर उन्होंने सलवार कुर्ता पहना और सलवार कुर्ता पहन के भागे थे, ऐसे बच पाए थे। फिर उन्होंने केस किया कि भाई हम स्वास्थ्य नींद लेने का अधिकार है कि नहीं। अगर स्वास्थ्य नींद नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, पूरी नींद नहीं लेंगे तो बीमार होंगे कि नहीं। अब बीमार हो जाएंगे तो हमारी मृत्यु होगी कि नहीं, हमारे प्राण संकट में पड़े कि नहीं। उन्होंने केस कर दिया इसके तहत, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं कुछ, ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो ये देखिए, उन्होंने कहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हमारे हनन हुआ। बाबा रामदेव ने केस किया था इस पे। अभी की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गए लगभग, ठीक है। चलिए, ये हो गया आर्टिकल। एक आर्टिकल, हाँ, इसी के तहत एक और चीज़ है, निजता का। आप लोगों ने कहा था ना कल, निजता का अधिकार।
ये किस आर्टिकल के तहत है? निजता का अधिकार, यानी इसी को कहते हैं प्राइवेसी। सही है। तो प्राइवेसी भी जैसे एक नॉर्मल सी बात है, प्राइवेसी रखनी चाहिए और ताका झांकी नहीं करना चाहिए किसी की भी प्राइवेसी पर। जैसे मोबाइल होते हैं, मोबाइल पे आप लोग देखते होंगे व्हाट्सअप वगैरह, तो प्राइवेसी रहती है, तो उस पर भी नहीं देखना चाहिए। पता चले कि कोई ऐसी प्राइवेसी है तो हमने देखा, हमने बता दिया घर वालों को, और घर वालों ने पता चला तो उन्होंने पीटा, वो पीटा तो फिर क्या हुआ, माहौल बिगड़ सकता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या चीज, बिल्कुल है, बिल्कुल कर सकते हैं। निजता का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है, और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्राइवेसी, किसी के प्राइवेसी पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 21 का है बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये क्या है इसमें? हाँ, ये है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है ये। और शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 21 का आर्टिकल के तहत। अच्छा, ये कैसे? ये देखिए का लग गया ना, समझ लीजिए कि ये संशोधन से आया है। तो कौन सा संशोधन बताइए? 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में। 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या है? बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्लियर है? और इसको रख दिया 21 के अंतर्गत। बात क्लियर है? ठीक है, 21 का हो गया। इसके बाद आते हैं, अब लास्ट है आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 क्या है बताइए? हाँ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, बस। ठीक है, और आगे लिख लीजिए अपना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। बस हमें तो संकेत देना है, ये इतना बता दिया कि गिरफ्तारी से संबंधित है। ये क्या है गिरफ्तारी का? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से ठीक है संरक्षण किया गया है, इसे रोकने की बात की गई है। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे हमें, ये भी तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। पता चला कि पुलिस आई, हम अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, पुलिस आई अब पकड़ के ले जाए, कैसे? हमें ले जाए, तो बताइए अगर गिरफ्तार करते हैं तो इस पे हमारा मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा? भाई हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो हमें पकड़ के ले गई? तो ये चीजें हैं, तो मौलिक अधिकार का हनन है। अगर ले भी जाती है, चलिए मान लेते हैं कि ले गई, ठीक है, अगर ले भी जाती है तो कितने दिन से ज्यादा नहीं रख सकती बताइए? हाँ, तो 1 दिन के लिए प्रावधान होता है। अच्छा, पुलिस आएगी वहां से हमें ले जाएगी, ठीक है, तो रास्ते का जो समय होता है उसे नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, जब वहां थाने पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद एंट्री होती है, वहां से समय जोड़ा जाएगा 24 घंटे। तो 24 घंटे के अंदर क्या होगा कि सीधे अपने जो नज़दीकी न्यायालय होगा ना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं होना चाहिए, ये होता है लागू। अच्छा, हमें गिरफ्तार किया गया है तो हमें पूछने का भी हक है कि आखिर सर बताइए तो क्यों गिरफ्तार किया है? सही है ना? हमें अधिकार है कि भाई हमें ले जा रहे हैं तो किस वजह से ले जा रहे हैं।
कोई कारण तो होगा, जवाब दीजिए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगर नहीं देते जवाब तो मौलिक अधिकारों का हनन। वो एक अलग बात है कि सरकार कैसी है कैसी नहीं है, पुलिस कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन ये होता है। ठीक है, अगर आप जान जाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं तो वो जवाब देंगे। अगर जान जाएंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी नहीं है आपको कुछ भी, वो बिल्कुल कि चलो सीधे वहाँ चलो तो फिर बताते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये हो जाता है। चलिए, तो ये गिरफ्तारी संबंधित। हाँ, इसी गिरफ्तारी के अंतर्गत एक और चीज़, ये गंभीर मामला होता है यदि आतंकवादी का, उग्रवादियों का, ठीक है, ऐसे कोई मामले आते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो पूछे कि बताओ हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, तो बताएंगे क्या? उन्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, और उनको एक वो नहीं होता कि बंद कर दिया जाता, नज़रबंद, तो उन्हें नज़रबंद भी किया जा सकता है। और एक प्रावधान और है, हम लोगों को, आम नागरिकों के लिए तो है कि 24 घंटे, लेकिन इन लोगों को जो संदेह में लिप्त हैं कि ये आतंकवादी या उग्रवादी हैं, तो उनको 3 महीने तक हो सकता है कि न्यायालय के में पेश ना करे और उन्हें नज़रबंद किए रहे। उन्हें लगेगा कि नज़रबंद नहीं करेंगे तो पता चला कि हमला हो जाए कहीं, हाँ, तो ऐसे नज़रबंद कर देते हैं 3 महीने का, पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं उनके संदर्भ में। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 22 भी हो गया। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।